आप लोग उधर रहो, आज मेरा अकेले का काम। हाँ आप इनको तो बताओ, देखिए अगर आप लोग यार पीछे पहले दे देते ना दियो। राजा रमन जी आप कहाँ बैठेंगे? आप कहाँ बैठेंगे? आप नहीं बैठे? अच्छा मेरे लिए ठीक है सिग्नल पे, धन्यवाद आपको। मित्रों आप मुझे अगर समय देंगे तो मैं आपका 10 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक तो 25 जून है जो आपातकाल लगा, और एक मेरे जीवन का आज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैंने जो पत्र लिखा है उसका 7-8 मिनट लगेगी, उसका मैं वाचन कर देता हूँ। पत्र आ रहा है, उसके बाद आप सबको वितरित हो जाएगा। आप कृपा करके एक बार मेरा वाचन सुन लें। प्रिय अमित शाह जी, आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। बिना राग द्वेष की भावना से प्रभावित हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था और नीति को अपनी समझ के अनुसार देश तथा राजस्थान प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए यह पत्र आपको लिख रहा हूं। क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए यह पत्र आपको संबोधित है। आपके स्थान पर कोई अन्य होता तो उन्हें संबोधित करता। इसलिए आशा है आप इस पत्र को निजी तौर पर नहीं लेकर देश और राजस्थान की राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ये भी आशा है कि जो सुधार आपके द्वारा किए जाने संभव हों उन्हें लागू करें। इससे पार्टी और देश दोनों का हित होगा। आपको श्रेयस ही प्राप्त होगा। शेष आपकी मर्जी, आपका स्वभाव और आपके भाग्य के अधीन है। मुझे याद नहीं बचपन में मैं कब संघ की शाखा में जाने लगा। शायद 6 या 7 वर्ष का, तभी से। संघ में तृतीय वर्ष शिक्षित हुआ। उसके बाद विद्यार्थी परिषद, युवा संघ, जनसंघ, जनता पार्टी, युवा मोर्चा, जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए विचार परिवार में मेरा जीवन व्यतीत हो गया। जीवन के 66 वर्ष यानी लगभग सारा जीवन एक संस्था, एक परिवार से जुड़कर काम करने के बाद उससे अलग होते हुए जो पीड़ा और दुख की भावना होगी वह मेरे मन में है। हो सकता है अन्य किसी व्यक्ति के लिए उसका कोई मोल न हो, लेकिन मेरे लिए ये दुख और पीड़ा मेरे दिल में संजो कर रखने की चीज है। ऐसे समय में किस किस को याद करूं और किस किस को भूल जाऊं। आपातकाल के दो रूप। खैर आज 25 जून का दिन है। कांग्रेस द्वारा 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल के खिलाफ पार्टी दिवस मना रही है। ये ठीक भी है। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग के सामने आपातकाल के बारे में जानकारी लाना एक अच्छी बात है। उस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति को रोकने में इस प्रकार के दिवस मनाए जाने से कुछ जागृति पैदा होती है। आपको संभवतः ध्यान होगा कि संघ के स्वयंसेवक और जनसंघ के युवा पदाधिकारी के रूप में मैंने भी आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया था। देश के में सिर उठाती तानाशाही का स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने मुकाबला किया था। इसके कारण जिन अमानवीय यातनाओं से मुझे गुजरना पड़ा, मैं यहाँ विवरण नहीं करना चाहता। संघ और पार्टी के पुराने लोगों को सब विदित है।
मुझे दी गई उन यातनाओं के विरोध में जयप्रकाश नारायण जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई देश भर के जेलों में बंद नेताओं ने 2 दिन का उपवास किया था। चाहे कितने भी यातनाएं मुझे सहनी पड़ी हो, पर पीछे देखने पर मन इस बात का संतोष है कि मैं उस प्रकार के आंदोलन का हिस्सा बना। आपातकाल के बाद चुनाव हुए और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार ने देश के संविधान और कानूनों में भविष्य में आपातकाल लगाए जाने को लेकर संशोधन किए। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत थी। उन संशोधनों के कारण ही आज ये दृढ़ स्थिति है कि तानाशाही की मनोवृत्ति वाले नेता नया आपातकाल लगाकर भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इन संशोधनों के कारण आज देश में आपातकाल घोषित किया जाना दुष्कर हो गया है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में देश के ध्यान में, मैं आपका ध्यान इन लाइनों पर खींचना चाहता हूं, पिछले 4 वर्षों में देश के ध्यान में यह बात आई है कि घोषित आपातकाल अब नहीं लगाया जा सके। एक अघोषित आपातकाल देश में लगाया जा सकता है, बल्कि लगाया जा चुका है। घोषित आपातकाल से अधिक खतरनाक है देश प्रदेश में चल रहा अघोषित आपातकाल। राजस्थान प्रदेश और देश में आज जो अघोषित आपातकाल लागू है, वह घोषित आपातकाल से अधिक खतरनाक है। इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को मैं तत्पर हूं और कमर कसकर तैयार हूं। ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का अवसर दिया। वर्तमान में देश प्रदेश में लगे अघोषित आपातकाल के विरुद्ध ईश्वर मुझे मैदान में उतार रहे हैं, यह उनकी कृपा ही है। पिछले आपातकाल के बाद यह सुनिश्चित हुआ कि कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश में लोकतंत्र का दमन न कर सके। वर्तमान में अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़कर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई अहंकारोन्मादी अपनी सत्ता लोलुपता में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला न घोट सके और देश की आगे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश दुनिया मिले। पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान का कदम कदम दर अपमान हुआ। करीब 4 साल 6 माह पहले कांग्रेस पार्टी के शासन से परेशान होकर राजस्थान की जनता ने विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्रदान कर भाजपा के हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपी थी। इसके बाद मई 2014 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने राज्य की 25 में से 25 सीटें भाजपा को जिताकर देश के सत्ता परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह इस प्रकार का ऐतिहासिक बहुमत देने के बाद आज हालत यह है कि राजस्थान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार ने बीते 4.5 साल में केंद्र के कुछ नेताओं की मिलीभगत से चारागाह समझकर राजस्थान को लूटने का काम किया है। प्रदेश में सरकार की मुखिया के नेतृत्व में कुछ मंत्रियों तथा अफसरों की एक ऐसी मंडली बन गई है जिसकी एक सूत्री लक्ष्य है जनता की जेब कतरना और राज्य की संपदा पर डाका डालना। राजस्थान में भाजपा सरकार की मुखिया द्वारा प्रतिदिन भ्रष्टाचार की नई नई योजनाएं इजाद की जा रही है। कभी अपने चहेतों को मलाईदार प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देकर तो कभी राजनीतिक नियुक्तियां देकर प्रदेश भर में पैसा वसूली का काम किया जा रहा है। फिर कभी इन भ्रष्टों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश में काला कानून लाया जाता है, तो कभी तुगलकी फरमान जारी करते हुए राज्य की जनता की संपत्ति पर आजन्म कब्जे का मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि 13 सिविल लाइन के 2000 करोड़ से अधिक के सरकारी बंगले पर आजन्म कब्जे का मंत्री वेतन संशोधन विधेयक। इतना ही नहीं, प्रदेश की सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, विधानसभा का सदन, विधानसभा की समितियां, राजभवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मंत्रिमंडल इत्यादि की शक्ति और गरिमा को निजी हितों की पूर्ति के लिए दांव पर लगा दिया गया है। भय और दमन का ऐसा तंत्र बिछाया गया है
कि कोई भी अपना स्वतंत्र विचार या मत रखने के लिए तैयार नहीं होता। जो होता है उसे प्रताड़ित किया जाता है, उस पर झूठे केस मुकदमे चलाए जाते हैं, उसका और उसके परिवार का दमन करने का प्रयास किया जाता है। स्थितियां यहाँ तक है कि वे समाचार पत्र और जो मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, उन पर भी सरेआम आर्थिक और राजनीतिक दमन का तंत्र चलाया जाता है और पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है। पिछले 4 वर्ष में कई बार मैं आपके ध्यान में राजस्थान के भ्रष्टाचार और कुशासन की बात लाया हूं। मैं लगातार आपको यह भी ध्यान में लाता रहा हूं कि राजस्थान की भाजपा को किस प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा हत्या लिया गया है, किस प्रकार राजस्थान भाजपा एक व्यक्ति की निजी दुकान में बदल गई है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि इससे राजस्थान प्रदेश का भी अहित हो रहा है और राजस्थान में पार्टी का भी। लेकिन आपने अभी कुछ नहीं किया, उल्टे सत्ता के गरूर में अपनी पार्टी के निष्ठावान लोगों को ही प्रताड़ित और बदनाम करने की कोशिश की। स्पष्ट है, आपके पास ध्यान दे, स्पष्ट है कि पहले राजस्थान के भ्रष्टाचार के साथ आपका समझौता हुआ और अब आपने उसके सामने घुटने भी टेक दिए हैं। नवगति नवलय ताल छंद नव। कई बार ईश्वर किसी समाज या देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले जो गलत है उसको उभार कर सामने लाते हैं। गलत को अच्छे से देखकर अनुभव कर लिए जाने के बाद फिर ईश्वर ही व्यक्ति, समाज या देश को उससे उभरने और अच्छा बढ़ने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश प्रदेश में अनीतिपूर्ण, तानाशाही और स्वेच्छाचारिता की राजनीति का एक बड़ा आकार लेकर उभरी। इस दैत्याकार राजनीति ने भाजपा को तो पूर्ण रूप से ग्रसित कर ही लिया। राजस्थान को और देश को विभिन्न प्रकार के संकटों में उलझा दिया। लेकिन ये संकट देश में नई परिस्थिति को जन्म देंगे जो एक बेहतर राजनीति और समाज की ओर हमें ले जाएगी। इसी आशा और विश्वास की अपनी पीड़ा और दुख के साथ अपने हृदय में संजोए हुए अपने 55 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और 45 वर्ष की राजनीतिक तपस्या को एक नए युग धर्म में प्रवेश कराते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी से अपना त्याग करता हूं। मैं एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ राजस्थान और संभवतः देश की राजनीति को सच्चाई और अच्छाई की ओर आगे बढ़ाने का कार्य अपने हाथ में लेता हूं। ईश्वर इस कार्य में मेरी सहायता करे। आप भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पत्र के माध्यम से मेरा भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र आपको प्रस्तुत है। स्वीकृत कर अनुग्रहित करें। सादर घनश्याम तिवारी। यह पत्र मैंने श्रीमान अमित शाह जी को भेज दिया है और पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया। अब मैं 2 बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, फिर आप जितने प्रश्न पूछे मैं तैयार हूं। पहला ये कि आपातकाल अघोषित और अघोषित क्या है। घोषित आपातकाल था जिसमें प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। घोषित आपातकाल था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को हनन कर दिया गया, पार्लियामेंट को डिफंक्ट कर दिया गया, राष्ट्रपति को मोर बना लिया। ये उस समय का घोषित आपातकाल था। एकमात्र मैं जिंदा व्यक्ति हूं इस समय राजस्थान में जिसने आपातकाल की 5 चीजों को भोगा। मैं जेल में गया, मैंने मार खाई। राजस्थान में किसी ने नहीं मार खाई इतनी जितनी मैंने मार खाई झुंझुनू में। मैंने भूमिगत रहकर काम किया और मैंने जब कम हुआ तानाशाही का प्रभाव और राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी गई तो पहला जनसंघ की प्रांतीय मीटिंग मैंने की। उसमें केवल 4 लोग थे। एक मैं था, एक ओम प्रकाश गुप्ता थे, एक अजीत सिंह जी थे और एक ईश्वर सिंह चौधरी थे। उनमें वो 3 समाप्त हो गए, एक मैं जिंदा हूं। और इसी प्रकार मेरे साथ जेल में जो थे लोग
दौलतराम जी सारण, अपने पंडित केदार शर्मा गंगानगर वाले पंडित जी, डॉक्टर केडी शर्मा जी, उन सब लोगों का भी स्वर्गवास हो गया। आज 44 साल हो गए इस बात को। उस समय मैं 27 साल का था। अब दिसंबर में मैं 72 साल का हो जाऊंगा, तो 27 और इसका दूना उल्टा 72। तो उस आपातकाल के खिलाफ लड़े, अब इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ेंगे। अब पूछेंगे कि अघोषित आपातकाल क्या है। प्रेस पर आज सेंसरशिप नहीं लगा सकते क्योंकि जनता पार्टी ने ऐसे कुछ कानून बना दिए थे, लेकिन आर्थिक दमन, विज्ञापन देना, धमकाना और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कमजोर करना, ये आर्थिक दमन, ये एक नई सेंसरशिप है, ये अघोषित आपातकाल है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति, जिन जजों ने फैसला कर दिया सरकार के खिलाफ, उनकी नियुक्ति को रोकना, यह अघोषित आपातकाल है। इसी प्रकार विधानसभा और लोकसभाओं को पंगु करना और पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त करना, यह अघोषित आपातकाल है। तो उस समय हम घोषित आपातकाल के खिलाफ लड़े, अब अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ेंगे। ये निश्चय लेकर मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूं और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया है और नई रचना भारत वाहिनी पार्टी का गठन कर पहले प्रदेश में और फिर देश में इसका काम करने का प्रयत्न करूंगा। जो कुछ राजनीतिक संस्कार मैंने पाए हैं, उन राजनीतिक संस्कारों को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से तय करना था। आप जो भी पूछना चाहे पूछें। मेरा सवाल आपसे कि आपने नई पार्टी खड़ा कर दी राजनीति की, इसके लिए अर्थ की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने इसमें लिखा है कि ईश्वर मेरी मदद करे। ईश्वर आपके पैसे आपको देने से तो रहे नहीं, आप भेज देना, थोड़ा बहुत आप भेज देना। आपकी भारत वाहिनी पार्टी में भूमिका क्या रहेगी? क्या आप स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे? मैं निश्चित रूप से भारत वाहिनी पार्टी से सांगानेर से चुनाव लड़ूंगा एक, और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी पहला एमएलए था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में 1 जुलाई 1980 को मैं सीकर से जीत कर आया था और भारतीय जनता पार्टी का पहला एमएलए था। अब मैं भारत वाहिनी पार्टी का पहला एमएलए बनूंगा। राजस्थान में आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमने 4 वर्ष से लगातार काम करके हमने सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन का ढांचा खड़ा कर दिया है। 3 जुलाई को हम उन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करेंगे जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में, और उसके बाद हम पार्टी के दरवाजे बाकी सब लोगों के लिए खोलेंगे। तो ये आपके जो चुनाव पूरा माना जाए मौजूदा सरकार के अगेंस्ट ही फाइट करेंगे या फिर आप न्यूट्रल चलेंगे? हम मौजूदा सरकार के बिल्कुल खिलाफ चलेंगे कि मौजूदा सरकार ने राजस्थान को तबाह कर दिया है, राजस्थान को लूट का अड्डा बना दिया है और निष्क्रिय और अकर्मण्य सरकार है। यदि आप 4.5 साल तक ये सरकार और ये पार्टी आपका अपमान करते रही, तो आप क्या इंतजार कर रहे थे? चुनाव से पहले 6 महीने पहले आपने क्यों? मैंने चुनाव के 6 महीने पहले नहीं किया। मैं 4 साल से लगातार राजस्थान का दौरा करके दीनदयाल वाहिनी के रूप में हमने पूरा ढांचा खड़ा कर दिया है और वो ढांचा अब तैयार है। जब ढांचा तैयार हुआ तो हमने युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या कारण था जो घनश्याम तिवारी जी लगातार विरोध कर रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उनसे इस्तीफा नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की? इसका जवाब बीजेपी वाले लोग देंगे। मैं तो लगातार विधानसभा और विधानसभा के बाहर जो अनीतिपूर्ण, गलत और भ्रष्ट काम हुआ उसका विरोध करता रहा। क्या आपकी पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने के लिए बनाएगी और क्या भाजपा के असंतुष्ट नेता आपकी पार्टी में आएंगे? ये असंतुष्टों का जमावड़ा नहीं है। हम सारे राजस्थान में जो भी अच्छे लोग होंगे, जो नए लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, पुराने में भी जो अच्छे लोग होंगे, भाजपा कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग होंगे, उन सबको मिलाकर एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो राजस्थान की जनता को
बेहतर और नया विकल्प प्रदान कर सके। कैलाश मेघवाल को पत्र लिख दिया क्या आपने? मैंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि हम मौजूदा सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, कांग्रेस भी उसी के साथ जाएंगे, यानी कि तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे क्या? कांग्रेस, मैंने कांग्रेस पर पहले आरोप लगाया, फिर भाजपा पर लगाया। उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया, इन्होंने अघोषित आपातकाल लगाया। इसलिए दोनों आपातकालों से बचकर एक नया काल लाने का काम करेंगे। मतलब पार्टी को इस्तीफा दिया है या विधानसभा में इस्तीफा भेज दिया? विधानसभा को देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा पार्टी का अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, अब इसमें दो बातें बहुत साफ है। नंबर एक, राजस्थान में भाजपा और वसुंधरा में कोई फर्क नहीं। दिल्ली के लोगों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, सत्याग्रह करे उनके सामने कि महारानी जी हम जो कहे उसको मान लो, हम जो कहे उनको मान लो। तो राजस्थान का तो एक में काम है, इसलिए बीजेपी का विरोध कर लो या वसुंधरा का विरोध कर लो, यहाँ तो एक ही बात, या तो उनके जेब की दुकान है बीजेपी। अचानक से 35-40 साल के बाद करियर जो बीजेपी में बनाया, संघ से आप जुड़े रहे, आज अचानक से पार्टी छोड़ दी, इसके दुख नहीं होता क्या आपको? अत्यंत दुख है, हृदय में गले से मैंने बात कही है। लेकिन जो लोकतंत्र का सेनानी रहा हो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन को नहीं देख सकता। जिसने आपातकाल में सेंसरशिप देखी हो वो अखबारों के और पत्रकारों के और टीवी चैनल्स के अधिकारों का हनन होता हुआ नहीं देख सकता। जिसने नागरिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं हो वो गुलाम लोगों का संगठन नहीं दे सकता। जिसने आंतरिक लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी हो वो पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को तबाहवाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा ना, जीवन का पूरा इतना कार्यकाल था उसको पूरा एक तरफ रखकर आज मैं नए संघर्ष के लिए चलाऊं। मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का भी कांग्रेस से जीवन भर का संबंध रहा था और उन्होंने आपातकाल के कारण से उस संबंध को तोड़ दिया। और इसलिए मैं भी उनका अनुयायी हूं, उस आंदोलन का आदमी हूं मैं भी। तो मैं भी सारे संबंध तोड़कर अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए नया काम करने का संकल्प लेकर मैदान में। बीजेपी 180 लेकर चल रही है, आप 200 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक जमीन आपने टटोली होगी। कितनी सीटों पर आप कहीं दिख रहे हैं या सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बन के रहेगी भारत वाहिनी पार्टी? भारत वाहिनी पार्टी को वोट कटवा पार्टी की जरूरत नहीं। भारत वाहिनी एक नया विकल्प लेकर 200 स्थानों पर एक नीति लेकर आएगी। हमने हमारा घोषणा प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान की ये समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए और हम दुनिया को बताएंगे कि 20 साल तक 10 वर्ष कांग्रेस ने और 10 वर्ष बीजेपी ने राजस्थान को लूटकर बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा है। हम राज्य से निकालने की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब वसुंधरा राजे अगर राजस्थान बीजेपी का नेतृत्व नहीं करती है तो वापस बीजेपी में आएंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इतनी बात आगे बढ़ गई है, इतना मैंने केंद्र की भी बात कही है, अघोषित आपातकाल में केंद्र का भी हाथ है। इसलिए अब कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है, अब तो आगे के युद्ध की लड़ाई है। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष अब भीषण होगा। अभी मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, ज्योतिष पढ़ी नहीं है मैंने। हाँ, एक आप कहते नेतृत्व ने वसुंधरा जी की आगे घूमने देखिए, पहला सवाल। तो देखिए कैसे देखिए, और दूसरा ये बताइए कि आप सबसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े रहेंगे। देखो मैं संघ में जन्मा था, अब संघ से जुड़ने के लिए उसकी मेंबरशिप तो होती नहीं है, वो विचारों का संगठन है, तो विचार हमारे मेल खाते ही हैं। इसलिए संघ का यहाँ सवाल ही नहीं है। संघ से मैं जुड़ा रहा हूं और संघ का स्वयंसेवक हूं, ये करने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। संघ वालों ने भी नहीं सुने आपके, संघ बीजेपी है। पार्टी बनेगी, पार्टी का पूरा चुनाव समिति बनेगी, पार्टी का गठन होगा,
अन्य जो विपक्ष के लोग उनसे बात करेंगे। हमारा मूल लक्ष्य एक है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए और राजस्थान को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को राजस्थान से हटाने के लिए जो कुछ भी कर सकते वो करेंगे। हाँ जी, बात यह है कि 10 वर्ष तक तो अशोक गहलोत साहब जी और उनकी सरकार कहती रही कि वसुंधरा जी ने बहुत भ्रष्टाचार किए, राज आते हैं हम उनको कार्रवाई करेंगे। और 10 वर्ष तक वसुंधरा जी कहती रही कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए हैं, आते ही हम कार्रवाई करेंगे। मैं इन मिलीभगत में शामिल नहीं होऊंगा और जब राज आने के बाद में जो उचित होगा वो काम होगा। क्या स्थानीय जी, जोर से बोलो। तिवारी की एक रहस्य और हंसी है। अभी रहने दो रहस्य बाद में बताऊंगा मैं। आरक्षण के मामले में आपकी पार्टी की क्या नीति रहेगी? देखिए, आरक्षण के मामले में हमने बहुत सामाजिक समरसता और आर्थिक न्याय, इसके मैंने पुस्तक भी लिखी है और मैंने विधानसभा में प्रस्ताव भी पेश किया है। हम शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कायम रखेंगे, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण कायम रखेंगे, ओबीसी का आरक्षण कायम रखेंगे और ब्राह्मण, राजपूत, क्षेत्रीय, वैश्य और ओबीसी से वंचित मुसलमान, इनके गरीब लोगों के लिए ईबीसी में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। और इसका फार्मूला भी मैंने दिया था और इसको लागू करने के लिए पहला बिल भी मैंने पेश किया था और शायद भगवान की इच्छा है कि इसका लागू भी मेरे हाथ से ही होगा। आप प्रदेश उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए आप सीटें आती है, सीटें जो कि दिल्ली में, आप किस पार्टी को निवड़ सकते हैं? बहुत दूर की कोडी है ये। अभी तो हम राजस्थान पर हमारा ध्यान केंद्रित है। आपने अभी एक बात बोली कि चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, जो अच्छे लोग होंगे उनको हम शामिल करेंगे। मतलब आपके लिए ना तो बीजेपी वालों के जो द्वार बंद किए आपने, ना बीजेपी कांग्रेस वालों के। हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते। मतलब कांग्रेस के भी कई लोग आपके साथ जुड़े, जो आना चाहे अच्छे होंगे। एक सवाल और, क्या आप सांगानेर से चुनाव लड़ेंगे या नया कोई क्षेत्र? सांगानेर से ही लड़ूंगा और सांगानेर के कारण से ही मैं आज इस लड़ाई की स्थिति में आया हूं और भारत वाहिनी का पहला प्रत्याशी सांगानेर से मैं होऊंगा। भविष्य के बारे में कुछ क्योंकि अभी तो भाजपा के विधायक आपने इस्तीफा दिया है, अभी इससे हुआ नहीं। 3 तारीख को जब आपके प्रदेश प्रतिनिधियों की सम्मेलन हुआ तो क्या उसमें आपको इस जो नया दल आपने बनाया उसका रास्ते से जुड़ गया? अभी उन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है, कुछ विधायक हैं क्या जो आपके साथ में बीजेपी के इस समय हो, आपके कुछ असंतुष्ट हो? देखो, बिना असंतोष के भी बहुत से विधायक मेरे समर्थन में हैं। कितने हैं आप नंबर बताओ? आप उनका नाम और नंबर नहीं बता सकते। टोटल नंबर बता दो। 10, 30, 5? कम से कम 15 विधायकों ने मुझे कहा है, कम से कम। बाकी संख्या बहुत है, लेकिन अभी हमने उनको किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। 15 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। नहीं कर रहा। नहीं, उन्होंने मेरे से विचार विमर्श किया है। इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं रहे, उनका क्या इलाज? मैंने भी कहा ही है। क्या? हनुमान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनसे मेरा पारिवारिक संबंध है। हाँ, जरूर, क्यों नहीं करेंगे। पार्टी का सिम आपने जो झंडा का रंग दिया है, इसकी क्या अर्थ है? देखिए, इसका जो ध्वज है ना, इसका ये अर्थ है, जो ऊपर जो नीला है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और सफेद रंग उसका, और वो वाहिनी का जो पचरंगा झंडा है हमारा, और पचरंगा झंडा राजस्थान की शान है और अंतर्राष्ट्रीय इसकी पहचान है। इसके बारे में विस्तृत विवरण में 3 तारीख को वहाँ करूँगा। भाई साहब, आपने कहा हनुमान बेनीवाल जी आपके परिवार के सदस्य है, वो जिस प्रकार से हुकार रैलियां कर रहे हैं जगह जगह, तो क्या आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप लोग साथ में दिखेंगे? अब आप लोग देख लेना उस समय। और सिंघवी जी कैसे हैं? सिंघवी जी भी परिवार के सदस्य हैं। आप भी मेरे परिवार के। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से आपके कोई संपर्क हुआ है अभी? होता है रहता रोज ही।
उनका क्या कहना है आपके नए दल के लिए? अब वो मैं आपको बताऊं। हाँ जी, और बहुत लोग होंगे। अब मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि 2-4 पत्रकार बंधु स्टार प्रचारक बन जाए तो हमारा काम बहुत बढ़िया। ढूंढ लगा के पत्रकारों को भी टिकट देंगे क्या अपनी पार्टी से? पत्रकारों को भी टिकट देंगे हम क्या? मेरे परिवार के मेंबर हैं पत्रकार, तो उनको भी तकलीफ है। वोटा फिक्स है। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं है। और मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आज का दिन मेरे जीवन में 2 प्रकार से महत्वपूर्ण था। आपातकाल की लड़ाई 25 जून है, भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के विरोध में दिवस मना रही है, इसलिए आपातकाल का मैंने वर्णन किया और आज के दिन ही मैंने पार्टी छोड़ी। तो आगे की मैं रूपरेखा बनाई है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सहयोग मिलेगा। एक प्रार्थना आप लोगों से है कि आप सब लोग आज हमारे साथ भोजन करके जाएंगे। आपको आमंत्रण दिया है, जिसको आप शायद स्वीकार करें और कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें। भाई साहब एक प्रश्न था जी। कि संघ से आपके अभी भी विचार मेल खाते हैं, आप संघ में जाएंगे, लेकिन संघ के समक्ष आपने ये बात रखी होगी, क्योंकि कई बात आपने सब जगह रखी, सुनवाई कहीं नहीं हुई, तो क्या संघ वालों ने हस्तक्षेप नहीं करा? या संघ वालों की भी बीजेपी के आगे गता सूचम नानु सोचन की प्रतिता। जो बात बीत गई है और जो बीतने वाली है उसको जन विचार नहीं करते, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान की बात मेरे सारी आपको बता दें। तिवारी जी, एक छोटी सी बात। हाँ, पार्टी का गठन पहले हो चुका आपकी का, हाँ। अब आपकी इसमें भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका उन्होंने कहा है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद, सब शुभकामनाएं।